हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने दूसरे पैरामीटर ऑफ एनएमआर की, जिसका नाम है केमिकल शिफ्ट। देखो, मैंने बोला था कि एनएमआर को मैं 7 पैरामीटर्स में पूरे एनएमआर को खत्म कर दूंगा, चाहे वो कोई सा भी एनएमआर हो। अभी हम 1H एनएमआर को लेकर चल रहे हैं पर्टिकुलर, तो मैं इसके दूसरे पैरामीटर की बात करता हूँ, जिसका नाम है क्या, केमिकल शिफ्ट। आओ देखो, केमिकल शिफ्ट आपने अभी तक पढ़ा भी होगा, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे, कुछ आओ आज इंप्रूव करते हैं, नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं केमिकल शिफ्ट के, ठीक है। अब केमिकल शिफ्ट होता क्या है, जैसे पहले पैरामीटर में हमने पढ़ा था क्या कि नंबर ऑफ सिग्नल क्या बताता है, कि पहला पैरामीटर नंबर ऑफ सिग्नल था, वो बताता था मुझे कि मेरे कितने तरह के प्रोटॉन है, बेसिकली कितने टाइप के प्रोटॉन है मेरे कंपाउंड में। उसी तरीके से केमिकल शिफ्ट मुझे बताता है कि पोजीशन क्या है, उन प्रोटॉन की पोजीशन क्या है, बेसिकली पोजीशन ऑफ सिग्नल बता दूं या बोलूं प्रोटॉन, पोजीशन बताता है उनकी कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली कहाँ लगे हुए हैं मेरे कंपाउंड में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अभी तक बहुत कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे, क्योंकि एक अलग तरीके से पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट को, ठीक है। जो अभी तक आपने बहुत बार एक बार टाउ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट स्वीप मेथड पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, देखते हैं। अब अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं कि भाई केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने बोला कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ किसकी पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ किसके, एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटॉन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेफरेंस प्रोटॉन। बेसिकली ये क्या है, ये पोजीशन एंड एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ रेफरेंस प्रोटॉन, ठीक है। बेसिकली लिख लो कि एब्जॉर्प्शन पोजीशन या पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेफरेंस प्रोटॉन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली केमिकल शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। जनरली अब हम जो 1H एनएमआर में हम अपना रेफरेंस लेते हैं, वो जनरली हम क्या लेते हैं, TMS लेते हैं, TMS टेट्रामिथाइलसिलीन। अब इसको केवल TMS को ही रेफरेंस क्यों लिया गया, और इसकी भी बात करेंगे हम इसके अंदर में, ठीक है। पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन की किसकी बात कर रहा है, तो भाई ये एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हमें पता था क्या, मेरी जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो, मतलब इसकी घुंडी वाला नंबर जिसे गायरोमैग्नेटिक बाई 2 पाई था इनटू V। B क्या होता था, मेरा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज क्या होता था, मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता था, मैग्नेटिक फील्ड होता था, और ये मेरा होता था क्या, अब्जॉर्प्शन, या बोल दूं मैं प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी प्रोटॉन, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी प्रोटॉन होती थी, ठीक है। ये बेसिकली गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता था, या बोलूँ मैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो डिवाइड बाई 2 पाई होता था, जिसको मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, ठीक है, में पढ़ते थे हम। आओ अब बात करता हूं मैं किसकी, कि ये B क्या होता है। भाई देखो, अब जब मैं एक पर्टिकुलर प्रोटॉन पे पहुंच गया हूं, तो अगर मैं इसको और डिफाइन करूं, देखो क्या होता है, अब मेरे किसी भी एटम के पास 2 पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस पार्ट, अगर मैं बोलूं ये न्यूक्लियस हो गया, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब देखो, अब हम इसमें क्या होता है, स्पिन का, न्यूक्लियर स्पिन का रेजोनेंस होता है, हमें किसका होता है, न्यूक्लियर स्पिन की बात पढ़ते हैं। पर इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का भी तो कुछ फर्क पड़ता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनका भी तो कुछ फर्क पड़ता है, कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो क्या, ये भी तो किसी फील्ड में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, किसी फील्ड में घूम रहे हैं, और ये भी अपना फील्ड जनरेट करते हैं। तो जो मेरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये भी एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, और जिसका नाम क्या बोलते हैं, हम DI बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको क्या बोल देंगे हम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल देंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और बेसिकली ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है क्या, कुछ नहीं है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ने क्या कर लिया, मेरे फील्ड जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब मेरा जैसे ये एग्जांपल की बात करूं मैं, CH3 CH2 Cl था, और इसकी मुझे क्या निकालना
था, इसकी मुझे केमिकल शिफ्ट निकालनी थी, तो सबसे पहले मैंने अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा। अब ये V नोट तो अप्लाई किया, पर इस C के डायरेक्ट वो H, C से जुड़े हुए H के डायरेक्ट न्यूक्लियस पर तो नहीं जाएगा ना, ये अप्लाई होगा V नोट। ठीक है, क्या होगा, पहले एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को भी तो फेस करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन से भी तो V नोट को पास होना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन से भी तो V नोट को पास होना पड़ेगा। अगर V नोट पास हो रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या अपना इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट करके बैठे हैं Vi। ठीक है, जो क्या होगा इस V नोट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जनरली क्या होगा, जनरली V नोट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ये V नोट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो मैक्सिमम टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रोटॉन के अपोजिट होंगे बेसिकली न्यूक्लियर। ठीक है, तो जो मेरा V हो जाएगा, ये इसको हम V इफेक्टिव लिख देंगे कि मुझे इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, कि B नहीं, कि मेरा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितना पड़ रहा है मेरे न्यूक्लियस पर। तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी B इफेक्टिव। अब B इफेक्टिव की बात करूं मैं, B इफेक्टिव क्या हो गया मेरा, वही हो गया कि B नोट मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और माइनस में क्या हो गया BI इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, माइनस क्या हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो, अब BI किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, कि कैसे इलेक्ट्रॉन है, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन है। अब देखो V इफेक्टिव, अगर BI क्या होगा, BI अपोजिट डायरेक्शन में होगा B नोट के, मतलब घट रहा होगा, तो V इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और मेरी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं V इफेक्टिव कम हो गया तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और B इफेक्टिव कम कब होगा, और B इफेक्टिव और इनके प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी और BI, इन सब के आपस में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, इन दो रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता तो चल गया होगा कि B इफेक्टिव क्यों ले रहे हैं हमने, B नोट क्यों नहीं लिया, क्योंकि B नोट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। आओ दोनों को लिखते हैं, क्या भाई लिखते हैं कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, मेरी गायरोमैग्नेटिक जो गामा तो कांस्टेंट है इनटू V इफेक्टिव। ठीक है, अब मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V इफेक्टिव के। अब B इफेक्टिव की बात करूं मैं, तो V इफेक्टिव मेरा इक्वल है किसके लिए, B नोट माइनस BI के। पता है B नोट मेरा क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, VI क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इंड्यूस्ड BI डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, या बोलूं मैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है VI, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, या ऐसे भी बोल सकता हूं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नियरर टू द न्यूक्लियस होंगे, नियरर टू द न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, उतना ही मेरा क्या होगा, BI ज्यादा होगा, उतना ही BI क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर मेरा BI ज्यादा होगा, सारे रिलेशन कोरेस्पॉन्डिंग है, BI ज्यादा होगा तो V इफेक्टिव क्या होगा मेरा, कम होगा, V इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। और V इफेक्टिव कम हो जाएगा तो मेरी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर BI ज्यादा तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कम, और BI कम तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा। मतलब या यही बोल सकता हूँ BI ज्यादा तो मेरा क्या हो जाएगा, B इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। BI कम तो मेरा V इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरा न्यूक्लियस क्या मेरा महसूस करेगा या फेज करेगा, मैं बोलूँ जो न्यूक्लियस तक जाएगा उसको, वो क्या हो जाएगा, V इफेक्टिव। अगर बहुत ज्यादा होगा तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और वो कब ज्यादा होगा, जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मेरा, कम होगा। या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। ठीक है, और इसको हम NMR की डेफिनेशन में बोलते हैं कि मेरा प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा, बचा हुआ होगा, हटा हुआ होगा, तो इसको बोल देंगे प्रोटॉन डीशील्डेड होगा, डीशील्डेड होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोटॉन डीशील्डेड होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज्यादा होगी या बोलूं मोर होगी तो इसको बोलते हैं मेरा शील्डेड प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, शील्डेड प्रोटॉन बोलेंगे, शील्डेड प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, तो हम से कह सकते हैं कि जो डीशील्डेड प्रोटॉन होंगे उनकी
क्या होगी, फ्रीक्वेंसी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, और सील्डेड प्रोटॉन की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब जिसकी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी समझ लो उसकी केमिकल शिफ्ट क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ बात करूँ मैं जिसकी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी केमिकल शिफ्ट भी क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है। ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब देखेंगे, अब भाई हमारे पास हमारी केमिकल शिफ्ट को तो आप लोगों ने डेल्टा पढ़ा था भाई, कि डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उस केमिकल शिफ्ट को मेजर कैसे किया जाता है अब वो देखते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली केमिकल शिफ्ट को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं। देखो अब सारी केमिकल शिफ्ट डिपेंड किस पे कर रही है, इस प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी या इस गायरोमैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट है इनटू या तो बी इफेक्टिव है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रही है, ठीक है। या तो केमिकल शिफ्ट बी इफेक्टिव पे कर रही है या प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी पे कर रही है। मतलब यहाँ मेरे पास दो पैरामीटर हो गए, क्या दो पैरामीटर है, टू पैरामीटर टू डिसाइड केमिकल शिफ्ट। केमिकल बेसिकली एक तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी है या बोलूं मैं फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा पैरामीटर क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा पैरामीटर क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो दोनों को बिल्कुल समझते हैं कि एक बार मेरे पास प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी है और एक बार मेरे पास मतलब फ्रीक्वेंसी है, एक बार क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करके, मतलब क्या है भाई, मेरा मैंने कंपाउंड डाला, इस तरीके से तो पढ़ते हैं कि यहाँ टीएमएस का प्रोटॉन मिल गया, फिर मैं फ्रीक्वेंसी वेरी करूंगा, मतलब जो भी एक रेज डालूंगा जिसमें हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगी, पता चला मेरे इस प्रोटॉन के रेडिएशन की, मतलब अगर मैं बात करूँ CH3 CH2 Cl की, पहले ये टीएमएस का आ गया, अब पता चला कि इस वाले प्रोटॉन के क्या इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट से किसमें चला जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और मुझे यहाँ सिग्नल ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो आगे अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंज आएंगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, तो इस वाले प्रोटीन की रेंज आएगी तो ये भी मुझे अपना सिग्नल दे देगा। तो इसी तरीके से मुझे क्या मिलते रहेंगे, सिग्नल मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। सोचो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दूं, इस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दूं और मैं फील्ड को वेरी कराऊं, फील्ड को वेरी कराऊं, तो भी मुझे क्या मिलते हैं, केमिकल शिफ्ट के सिग्नल मिलने लगते हैं, ठीक है। आओ समझते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग केमिकल शिफ्ट को डिनोट किया जाता है। जब फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, या बोलूँ मैं फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, तब मेरी केमिकल शिफ्ट डिनोट होती है डेल्टा से। जब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है तो केमिकल शिफ्ट किससे डिनोट होती है, डेल या डेल्टा से बोल सकते हैं, डेल से। और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो मेरी केमिकल शिफ्ट डिनोट होती है किससे, टाउ से, किससे, टाउ से। अब डेल्टा और टाउ के बीच में क्या रिलेशन है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। डेल्टा और टाउ के बीच में एक बार अभी पिछले लास्ट टाइम के नेट में, ये लास्ट टू लास्ट नेट में टाउ के रिलेशन में क्वेश्चन पूछा था, लोग पता नहीं इसको टॉर्क पता नहीं क्या क्या समझ के बैठे थे, एक्चुअली ये केमिकल शिफ्ट थी, ठीक है। उसको डायरेक्टली डेल्टा में कन्वर्ट करते और तुम्हारा क्वेश्चन हो गया था, बिल्कुल बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास दो मेथड आए केमिकल शिफ्ट को, क्या देखा मैंने, एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में और एक मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल में। जब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, जब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, तो इसको मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। क्या बोलता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, ठीक है। और जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो इसको मैं बोलता हूँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्वीप मेथड। क्या बोलता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड स्वीप मेथड। आगे बात समझ में। अब इन दोनों मेथड को जानते हैं, इन दोनों के अंदर में क्या है, ठीक है। अब अगर मैं डेल्टा और टाउ के रिलेशन की अगर मैं यही बात कर लूँ, अगर मेरे जनरली ऑर्गेनिक प्रोटॉन्स की बात करूँ, ऑर्गेनिक एनएमआर पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक प्रोटॉन की बात करूँ मैं, ऑर्गेनिक प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा और टाउ के बीच में रिलेशन हो रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ, बस ये रिलेशन याद रखना था, दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन, और यही याद रखना था कि डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ, या बोलूँ मैं टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल एंड टाउ। आओ अब देखते हैं, पहले हम फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड को देखते हैं। किसको देखते हैं, मेथड नंबर 1 को, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड को।
ठीक है। तो भाई क्या दूसरा पहला मेथड पढ़ते हैं हम। पहला मेथड क्या है, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। अब फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड में क्या है, सिंपल से वही इक्वेशन है, ठीक है। क्या मेरी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या, इंटू वी इफेक्टिव है, गामा इंटू वी इफेक्टिव है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएबल करते हैं, ठीक है। तो मैं ये वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, CS3 CS2 Cl, इसको ए टाइप ऑफ प्रोटॉन मान लिया, इनको बी टाइप प्रोटॉन मान लिया। नंबर ऑफ सिग्नल से पता चल गया कि दोनों एक जैसे प्रोटॉन है, ये दोनों एक जैसे प्रोटॉन है। अगर फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड में मैं केमिकल शिफ्ट को किससे डिनोट करता हूँ, डेल्टा से। और डेल्टा की रेंज की बात करूँ मैं, ऑर्गेनिक प्रोटॉन के लिए जनरली क्या होती है, 0 to 10 ppm होती है। क्या होती है, 0 to 10 ppm। 0 पर किसका मिलता है मुझे, मेरे रेफरेंस का, दैट इज TMS रेफरेंस का मिलता है। बहुत बढ़िया बात। जब मैंने ये भी देखा कि मैं बोल दूंगा कि मेरे प्रोटॉन शील्डेड डीशील्डेड का कॉन्सेप्ट भी देखा, जब इलेक्ट्रॉन्स नियर है, नियर टू द न्यूक्लियस है, तो इसको मैंने बोला क्या, शील्डेड है मेरा प्रोटॉन, क्या है, शील्डेड है। जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, तो इसको मैंने बोला डीशील्डेड है। ये भी देखा, डीशील्डेड की मैंने देखा प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है तो केमिकल शिफ्ट भी ज़्यादा होगी। शील्डेड की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कम होती है तो केमिकल शिफ्ट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ ली। आओ बात करते हैं हम 1 और 2 की। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड है, तो मेरा क्या क्या वैरी करेगा। देखो इसमें मेरा जो बी इफेक्टिव को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये इक्वेशन ये हो जाएगी, बी नोड माइनस बी आई। अगर मैं बात करूं इसमें गायरोमैग्नेटिक रेशियो सेम होगा, कांस्टेंट है वो तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बी नोड की तो सेम फॉर ऑल प्रोटॉन। इस एग्जांपल में अगर मैं बी नोड अप्लाई करूं कुछ 400 मेगाहर्ट्ज कितना भी अप्लाई करूं तो दैट इज सेम फॉर ऑल प्रोटॉन, सेम फॉर ऑल प्रोटॉन्स, रेफरेंस प्रोटॉन एज वेल एज अलग प्रोटॉन्स के लिए क्या होगा, बी नोड सेम होगा। पर हर एक का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपना अलग होगा। तो बी आई हर एक का अपना अपना होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटॉन, हर डिफरेंट प्रोटॉन का अपना अपना अलग बी आई होगा। अगर बी आई डिफरेंट है, वी नोड सेम है, तो बी इफेक्टिव जो बनेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वी इफेक्टिव क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटॉन। हर डिफरेंट प्रोटॉन के लिए क्या होगा, बी इफेक्टिव भी डिफरेंट होगा। अगर बी इफेक्टिव डिफरेंट है, क्योंकि गामा तो कांस्टेंट है, बी इफेक्टिव डिफरेंट है, तो मेरी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट प्रोटॉन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटॉन। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि मेरी फील्ड स्वीप मेथड, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड में मेरी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, डिफरेंट आ गई हर डिफरेंट प्रोटॉन के लिए। इसके लिए अलग प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, इसके लिए अलग प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। और जबकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम ही है सभी प्रोटॉन्स के लिए। और यही मोस्ट यूज्ड क्या है, मेरा मेथड है, क्योंकि तभी तो हम केमिकल शिफ्ट के लिए हमारे लिए केमिकल शिफ्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ही रह जाता था। ठीक है भाई, जैसे वही मैं बात करूंगा कि जैसे ही ए की रेंज की आएगी, ये मैंने बात करा टीएम है, जैसे ही बी की रेंज की पहले कैसे चलेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंट रेंज की फ्रीक्वेंसी रेंज की रेडिएशंस प्रोड्यूस कर देगा। अब जैसे ही मुझे पहले जिसकी जो भी कम होगी, ठीक है, उसके रेंज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जैसे बी के रेंज की फ्रीक्वेंसी मिली तो तुरंत बी का सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद आगे चल रहे हैं, जैसे ही ए के रेंज की फ्रीक्वेंसी आएगी ए का सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, अब बी से इस टीएमएस के प्रोटॉन तक की डिफरेंस क्या हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट ऑफ बी। अब इससे यहाँ तक की डिफरेंस क्या हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट ऑफ ए। और ये 0 से स्टार्ट होता है और स्केल जनरली कहाँ तक जाता है, 10 ppm फॉर ऑर्गेनिक प्रोटॉन। मैं पूरा स्केल बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में आओ, दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है मेरा, कौन सा है, फील्ड स्वीप मेथड। क्या है, फील्ड स्वीप मेथड। बात करते हैं किसकी, फील्ड स्वीप मेथड की। दूसरा मेथड है मेरा फील्ड स्वीप मेथड। ठीक है, और इसमें मैं केमिकल शिफ्ट को किससे डिनोट करता हूँ, टाउ से डिनोट करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या होता है, वही इक्वेशन है मेरी, V = टू वी नोट। अब इसमें ये वी नोट डिफरेंट होता है हर प्रोटॉन्स के लिए, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी फॉर ऑल प्रोटॉन, सेम फॉर ऑल प्रोटॉन। अब केमिकल शिफ्ट कैसे वेरी करती है, आओ देखते हैं। वही एग्जांपल CS3 CS2 Cl, ये ए टाइप के प्रोटॉन, ये बी टाइप के प्रोटॉन। और बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें क्या क्या होता है, ये फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी इफेक्टिव बेसिकली, तो बी इफेक्टिव, ये तो वी इफेक्टिव होता है ना, और इसको क्या लिखूंगा,
बी नोड माइनस बी आई लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, मेरा बी नोड क्या होगा, वेरी करेगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटॉन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटॉन। वी नोट तो वेरी करेगा कि हर एक प्रोटॉन के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्रोटॉन के लिए क्या होगा, वी नोट मेरा डिफरेंट होगा। पर मेरा ठीक है बी इफेक्टिव जो हो जाएगा, वी इफेक्टिव क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सेम फॉर ऑल प्रोटॉन, सेम फॉर ऑल प्रोटॉन, सभी प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे सेम होगा, क्योंकि मेरा बी आई भी कहीं ना कहीं डिफरेंट रहा होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटॉन रहा होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटॉन रहा होगा। तो दो डिफरेंट चीजों के बीच का डिफरेंस क्या, वी इफेक्टिव क्या हो गया, सेम हो गया हर प्रोटॉन के लिए। इसी तरीके से जब बी इफेक्टिव सेम है तो गामा को क्या है भाई, मेरा ये कांस्टेंट है, जिसकी वजह से मेरा फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, सेम फॉर ऑल प्रोटॉन हो जाएगी, सेम फॉर ऑल प्रोटॉन हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग बी नोड अप्लाई करेंगे। जैसे ही बी नोड का रेंज आएगा, ए प्रोटॉन वाले के रेंज मतलब 100 मेगाहर्ट्ज का 120 मेगाहर्ट्ज का रेंज आई, तो ए ने मेरे मान लिया ए की रेंज 120 मेगाहर्ट्ज है, बी की रेंज कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज है, कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज है, 100 मेगाहर्ट्ज है। तो पहले जिसकी भी जितनी रेंज आएगी, जैसे इसकी 100 आई तो इसकी 120 है, ऐसे मान लो, क्योंकि ये इसकी 100 आई। अब चलते रहे, अब इसमें ज़्यादा फील्ड किस तरफ होता है भाई, अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे मैंने डेल्टा के स्केल की बात करी थी, डेल्टा यहाँ 0 था टीएमएस के लिए और यहाँ 10 माना था। अब ये तो डेल्टा का स्केल हो गया, डेल्टा का स्केल हो गया यहाँ से, ठीक है, 0 से 10। टाउ का स्केल क्या था, टाउ क्या होता था, टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। तो जहाँ 0 डेल्टा था वहाँ टाउ कितना होगा, 10 होगा, और 10 से कहाँ जाएगा, 0। मतलब इधर फील्ड क्या होगा, मैं बात करूँ इस साइड को, फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इस साइड बात करूँ तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से इस साइड, उसके राइट हैंड साइड फील्ड इंक्रीज करेगा और लेफ्ट हैंड साइड उसका क्या होगा, फील्ड डिक्रीज करेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, फील्ड डिक्रीज करेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 से स्केल स्टार्ट होगा, पहली जैसे ही 120 पे आया, ठीक है। अब ये 10 किस यूनिट में है ये भी तो बता दूं मैं। केमिकल शिफ्ट की जो यूनिट होती है, वो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट क्या होती है, वो ppm ही होती है। चाहे मैं डेल की बात कर लूँ, मैं चाहे टाउ की बात कर लूँ, दोनों में किस में गिवन होगा, ppm, पार्ट्स पर मिलियन में गिवन होगा, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मेरे को क्या पहले हायर फील्ड से लोअर फील्ड की तरफ चलते हैं। मैंने बताया हायर फील्ड से लोअर फील्ड, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड क्या होगा, ज़्यादा फील्ड होता है, लेफ्ट हैंड साइड कम फील्ड होता है। तो जैसे ही 120 मेगाहर्ट्ज बी का फील्ड आएगा तो बी का वो मिल जाएगा मुझे सिग्नल, और उसके बाद जैसे ही ए का फील्ड आएगा तो ए का सिग्नल मिल जाएगा। इस तरीके से मुझे सिग्नल मिल जाएंगे, पर इसको बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट यूज़ करते हैं। अगर यूज़ भी करते हैं तो बस कन्वर्ट कर लेते हैं। ये रिलेशन पता ना चाहिए कि डेल्टा और टाउ में डिफरेंस होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ, या टाउ बोल लो तो टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या वेरी करता है और क्या क्या मेरा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान होना चाहिए। आओ बात करते हैं अब हम केमिकल शिफ्ट के कैलकुलेशन की। बेसिकली या थोड़ी और जनरल बात जान लेते हैं। जो आपने अभी तक कंक्लूजन निकाला, दोनों मेथड से कंक्लूजन, दोनों मेथड को एक साथ पुट करते कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। आओ अगर मैं इन दोनों का यहाँ तक का कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन क्या होगा, देखो अब मैंने देखा कि यहाँ कहीं टीएमएस का प्रोटॉन आ रहा था, टीएमएस का प्रोटॉन, ये 0 ppm था फॉर किसके लिए, डेल्टा के लिए, और 10 ppm था किसके लिए, फॉर टाउ के लिए, ठीक है। और ये 10 ppm था किसके लिए, डेल्टा के लिए, और 0 ppm था किसके लिए, टाउ के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो ये 10 0 टाउ। तो अगर मैं ये डेल्टा की बात करूँ तो ये मेरा था फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड था, और वही मैंने अगर टाउ की बात करूँ तो ये था मेरा फील्ड स्वीप, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मैं कहीं ये पर्टिकुलर प्रोटॉन की मान ली जगह, जैसे इसकी 4 ppm हो गई, 4 ppm डेल्टा हो गया, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 4 ppm, तो इसका टाउ कितना हो जाएगा, 10 माइनस डेल्टा यानी 6 ppm इसका क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोटॉन से इधर की अगर मैं बात करूं
तो प्रोटॉन इधर क्या पीपीएम शिफ्ट फील्ड बढ़ रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया किसी पर्टिकुलर प्लेट के राइट हैंड साइड फील्ड बढ़ता है, क्योंकि हायर वैल्यू ऑफ फील्ड होती है, तो इस साइड इसको हम क्या बोलते हैं, अप फील्ड। यानी प्रोटॉन जितना टीएमएस के पास होगा उसको उतना अप फील्ड बोलेंगे, जितना अबे होगा टीएमएस से उसको उतना क्या बोलेंगे, डाउन फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको उतना डाउन फील्ड बोलेंगे। ठीक है, जो जितना प्रोटॉन अप फील्ड होगा उतना क्या होगा, शील्डेड होगा, उतना क्या होगा, शील्डेड होगा, क्योंकि उसकी केमिकल शिफ्ट डेल्टा उतना कम होगा ना, केमिकल शिफ्ट डेल्टा जितना कम उतनी क्या, उतना प्रोटॉन शील्डेड, और डेल्टा जितना ज्यादा उतना प्रोटॉन डी शील्डेड। ठीक है, ये सब चीज हमें कंक्लूजन में हमने अभी तक निकाल लिया। अब डेल्टा पीपीएम में कैलकुलेट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डेल्टा में कैसे आते हैं, हम पीपीएम में कैसे आते हैं। अभी तो तुम देख रहे हो कि कैसे मैं डायरेक्टली क्या फ्रीक्वेंसी को डेल्टा बता दे रहा हूँ, और यूनिट भी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी कहाँ हर्ट्ज में होती है या हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में होती है, और मैं पीपीएम की बात डेल्टा से कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है उसका, कुछ नहीं होता, क्या होता है, देखो अगर मुझे शिफ्ट निकालनी हो इन पीपीएम, डेल्टा बेसिकली जनरली डेल्टा यूज करेंगे, डेल्टा इन पीपीएम निकालना है, डेल्टा निकालेंगे तो टाउ तो आ ही जाएगा 10 माइनस डेल्टा करके। ठीक है, डेल्टा इन पीपीएम निकालना हो तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी किसी प्रोटॉन की मैं निकालना चाह रहा हूँ, उसकी जो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी वो किस फ्रीक्वेंसी पे अब्जॉर्ब हो रहा है वो पता होनी चाहिए, माइनस मुझे क्या पता होना चाहिए कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो टीएमएस की क्या है, अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, टीएमएस की कितनी है, और मेरी मुझे पता होनी चाहिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसमें, इन हर्ट्ज, किसमें, हर्ट्ज में पता होनी चाहिए। बस यही मेरा क्या हो गया, क्या पीपीएम आ गया। जैसे आओ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मेरे पास ये है CH3 CH2 Cl है। ठीक है, उसने बोला 400 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, ये जो A टाइप के प्रोटॉन है और ये जो B टाइप के प्रोटॉन है, ठीक है, ठीक है, इसकी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी जो है A टाइप के प्रोटॉन की ये 1200 हर्ट्ज है, और इसकी B टाइप के प्रोटॉन की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज है। तो इन दोनों की केमिकल शिफ्ट बतानी है हमें, केमिकल शिफ्ट ऑफ A निकालना है, केमिकल शिफ्ट ऑफ B निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना होता इसमें, ठीक है, बस ध्यान लगाना होता है। देखो मैंने देखा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट 400 मेगाहर्ट्ज का है, मतलब वो बात कर रहा है V नोट की वैल्यू है मेरी 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है। किसकी वैल्यू है, V नोड 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो V नोड ही मुझे TMS की फ्रीक्वेंसी देगा, प्लस B नोड ही मुझे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट्ज देगा। किसकी देखा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी देगा, वो भी किसमें, हर्ट्ज में। कैसे, देखो आओ जानते हैं। जो B नोड इन मेगाहर्ट्ज होगा वही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन हर्ट्ज होगी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हर्ट्ज में। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ठीक है, V नोड इज 400 मेगाहर्ट्ज, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 400 हर्ट्ज होगी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 400 हर्ट्ज होगी। इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी भी इसी का नाम है अगर कहीं लिखा हो तो, ठीक है। अब टीएमएस की फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भाई ये चार जितने हर्ट्ज का मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट होगा ना उसी को जनरली क्या माना जाता है, टीएमएस की फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली अगर मैं टीएमएस की फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा ना तो वो 500 में 400 मेगाहर्ट्ज ही होगी, ठीक है। अब देखो वो जो 1200 हर्ट्ज गिवन है ना ए की फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली 1200 हर्ट्ज मोर फ्रीक्वेंसी देन क्या होता है, देन टीएमएस होता है, मोर फ्रीक्वेंसी देन टीएमएस। कि टीएमएस की फ्रीक्वेंसी से 1200 हर्ट्ज ज्यादा है और ये टीएमएस की फ्रीक्वेंसी से मोर फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी देन टीएमएस। ये टीएमएस की फ्रीक्वेंसी से 800 हर्ट्ज ज्यादा है, ठीक है। अब चलो जानते हैं, तो बेसिकली टीएमएस की फ्रीक्वेंसी अगर मैं ये 1200 ज्यादा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसने गिवन ही दे रखा है जनरली। अगर मैं शिफ्ट ऑफ ए निकालूं तो बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, ए प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं 1200 हर्ट्ज प्लस टीएमएस फ्रीक्वेंसी, 1200 हर्ट्ज प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस माइनस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस ही है। और अपोन में क्या है, अपोन में क्या है, मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है, किसकी, स्पेक्ट्रोमीटर की, वो कितनी है, 400 हर्ट्ज होगी। किस कितनी होगी, 400 हर्ट्ज होगी। तो डेल ए कितना हो जाएगा, 1200
डिवाइड बाई 400, 1200, और ये ppm में आएगा जो भी आएगा, ये सब डिवाइड करने के बाद इसकी यूनिट क्या आएगी, ppm में आएगा, ये जो भी आएगा, ठीक है। 1200 डिवाइड बाई 400 और ये कितना आ जाएगा 3 ppm। तो जो मेरी A की केमिकल शिफ्ट होगी, केमिकल शिफ्ट ऑफ A होगी, वो कितनी आ गई 3 ppm आ गई। केमिकल शिफ्ट ऑफ A कितनी आ गई 3 ppm। इसी तरीके से अगर मैं केमिकल शिफ्ट ऑफ B निकालूं तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ B कितनी है, 800 हर्ट्ज ज़्यादा किससे, TMS से, 800 हर्ट्ज ज़्यादा किससे, TMS से, माइनस किसकी कर दी, TMS की माइनस कर दी, उसमें से ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 हर्ट्ज, ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे 2 टाइम्स कट गया, तो केमिकल शिफ्ट ऑफ B कितनी आ गई 2 ppm। और दोनों के बीच की अगर मैं फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखूं तो इनके बीच की दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 400 हर्ट्ज आएगा। अगर मैं इसके स्केल पे ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा कि 0 ppm पे मुझे किसका मिल गया, TMS का मिल गया, फिर मुझे किस पे 2 ppm पे किसका मिल गया, B का प्रोटॉन कितने में मिला 2 ppm पे किसका मिला, B का प्रोटॉन, और 3 ppm पे मुझे किसका मिला, A का प्रोटॉन। अब इन दोनों की, इसकी फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज थी प्लस TMS की, और इसकी थी 800 हर्ट्ज प्लस TMS की, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 400 हर्ट्ज हो गया। इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो गया 400 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। इसी तरीके के हम और भी एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अभी उससे पहले मैं एक स्केल बना देता हूँ आपके लिए, फ्रीक्वेंसी क्या, ppm, केमिकल शिफ्ट स्केल। जनरली ऑर्गेनिक प्रोटॉन की 0 to 10 होती है, ठीक है। और बता देता हूँ कि मैं TMS को ही रेफरेंस क्यों कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं केमिकल शिफ्ट का स्केल बनूँ तो मैंने बोला था कि 0 to 10, 0 ppm पर मेरी किसकी आती है, TMS की फ्रिक्वेंसी आती है, किसकी आती है, TMS की फ्रिक्वेंसी होती है। और जनरली 10 ppm तक क्या होता है, ये केमिकल शिफ्ट का स्केल होता है, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोटॉन रीजन, ऑर्गेनिक के प्रोटॉन का रीजन होता है। ये सारे ऑर्गेनिक के प्रोटॉन जनरली 0 से 10 के बीच में लाई कर जाते हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि हर प्रोटॉन की अलग अलग रेंज होती है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, 8 to 10 की, बेसिकली 8 to 10 की बात करूं तो मैं एसिडिक या एल्डिहाइडिक रीजन की हो गया। 6.5 से बात करूं 8 तक की तो ये एरोमेटिक रीजन हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं 4.5 से 6.5 की तो वो ओलिफिनिक रीजन हो जाएगा। कौन सा रीजन हो जाएगा, ओलिफिनिक रीजन हो जाएगा 4.5 से। 6.5 से एरोमेटिक रीजन हो जाएगा, ठीक है, लिख भी सकते हैं। ये बेसिकली एल्डिहाइड रीजन हो जाएगा 8 से 9 10 तक। और इससे 10 से अगर मैं 12 तक की बात करूं, 8 से 12 एल्डिहाइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का रीजन हो जाएगा। किसका, सब बाद में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और यहाँ मैं बात करूँ 3 से 4.5 तो ये रीजन जनरली हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव अरेंजमेंट वाला रीजन। कौन सा रीजन हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव अरेंजमेंट का अटैचमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव अटैचमेंट का रीजन हो जाएगा, ठीक है। और 0 to 3.0 मतलब 0 से 3 ppm तक जनरल रीजन होता है, जनरल होता है, ठीक है। अब मैं इस केमिकल शिफ्ट के स्केल को और बढ़ाता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस स्केल को और बढ़ाने की, ठीक है, तो कहीं जाकर 40 ppm पर मेरा किसका, मुझे H+ एसिडिक, जो क्या मेरा मतलब H+ आयन ही है, अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl का H+, मतलब HCl का H+, उसकी मुझे मिलती है 40 ppm पर P, ठीक है। देखो 40 ppm पे जाके मिलती है, क्यों, क्योंकि कहीं 18 ppm या मैं 18 ppm की बात करूं तो मुझे किसकी एक बहुत ज़्यादा, देखो इधर ये शील्डेड रीजन है, मतलब जितना ज़्यादा शील्डेड होता जाएगा उतना TMS के पास चला जाएगा, जितना ज़्यादा डीशील्डेड होता चला जाएगा मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म होती चली जाएगी। अब H+ के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल खत्म होगी, तो उसकी कहाँ रीजन आएगी, 40 ppm पर आएगी। कहाँ आएगा, 40 ppm पर आएगा। और अगर मैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डीशील्डेड कर दूंगा उतनी ज़्यादा मेरी केमिकल शिफ्ट होगी। अगर मैं बात करूँ एक ऐसे प्रोटॉन की जो O डबल बॉन्ड N O-, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ H, इस पर भी है पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव OH। देखो एक तो ये ऑक्सीजन पहले से ही sp2, ऊपर से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तो ऑक्सीजन अकेला ही sp3 में भी पॉजिटिव चार्ज नहीं एक्वायर कर सकता, यहाँ sp2 पर भी पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और उस पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया।
प्लस उस पर N+ लगा हुआ और उस पर भी पॉजिटिव, ना तो नाइट्रोजन से ले सकता है। अब इस हाइड्रोजन की डिफिशियंसी समझो कि कितना ज़्यादा डिफिशियंस होगा, हद डिफिशिएंट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी कहीं 18 ppm के आसपास ही हमें देगा। अब 0 से कम भी होती है, कुछ प्रोटॉन्स की 0 से भी कम भी होती है केमिकल शिफ्ट, ठीक है। मतलब निगेटिव में 1 ppm में किसकी केमिकल शिफ्ट होगी? जनरली दोज प्रोटोन अटैच्ड विद मेटल आयन, मेटल से आयन से अटैच्ड होंगे, क्या होंगे? मेटल आयन से अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। या बहुत हाईली शील्डेड हो जाएंगे, ठीक है। जो हम देखेंगे कि क्या होंगे, एरोमेटिक के अंदर वाले प्रोटॉन कभी कभी निगेटिव में चले जाते हैं, -1 -2 में, ठीक है। तो ये एक जनरली स्केल होता है मेरा केमिकल शिफ्ट का। आओ अब हम कुछ एग्जाम्पल और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, टीएमएस के बारे में बता दूं और रेफरेंस की बात सीखते हैं। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अरेंजमेंट के बाद भी, ठीक है, तो क्या हो जाता था, मेरा केमिकल शिफ्ट कितनी पहुंच पाती थी? 15। और जो नेकेड H+ था जिसपे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, 15 से 18। यानी मैंने जिस प्रोटॉन की बात करी थी O डबल बॉन्ड OH O-, ठीक है, O+H, इसका 15 से 18 ppm तक पहुंचेगा, ठीक है। 15 से 18 ppm तक हो जाता है। ये इस वाले अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ कुछ और अटैच्ड है, इसकी जगह हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये 15 हो जाएगा, OH अटैच्ड है तो और 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वेरी करता रहता है, ठीक है। आओ अब हम बात कर रहे हैं अपने रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। देखो 2 टाइप के रेफरेंस यूज होते हैं, एक्सटर्नल रेफरेंस। अब आपको तो लगा होगा कि एक ही रेफरेंस पढ़ते हैं टीएमएस, हाँ भाई होते हैं, देखते जाओ। और दूसरा होता है इंटरनल रेफरेंस, ठीक है। एक्सटर्नल रेफरेंस और इंटरनल रेफरेंस, ठीक है। दोनों डिपेंड किस चीज पर करते हैं? बोथ डिपेंड करेंगे कि क्या लिया जाए, बोथ डिपेंड करेंगे कि हम किस तरीके का मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करना चाहते हैं। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वी हैव टेकन, हमने किस टाइप का मॉलिक्यूल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। वी आर टेक कि हमने किस टाइप का मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। और समझते हैं, जैसे जनरली हम टीएमएस की बात सुनते हैं, टीएमएस टेट्रामिथाइल सिलीन होता क्या है? सिलिकॉन पे जुड़े हुए CH3, दिस इज कॉल्ड टीएमएस, ये होता है मेरा टीएमएस, ठीक है। इसको ही क्यों क्या रेफरेंस लिया ये भी जानेंगे। देखो एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होता है? एक्सटर्नल रेफरेंस बेसिकली सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट in which compound is dissolved to analyte या टू ऑब्जर्व करने के लिए, जिसमें हम कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्सटर्नल रेफरेंस। इंटरनल रेफरेंस क्या होता है? इंटरनल रेफरेंस होता है बाय रेफरेंस पीक या पोजीशन ऑफ द सिग्नल डिसाइडेड, क्या होता है? पोजीशन ऑफ द सिग्नल डिसाइडेड। तो हम एक्सटर्नल रेफरेंस को जनरली सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जनरली सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। इंटरनल रेफरेंस की बात करते हैं, तो टीएमएस मेरा कैसा रेफरेंस है? इंटरनल रेफरेंस है। कैसा रेफरेंस है? इंटरनल रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस है। आओ पहले तो टीएमएस की बात करते हैं। पहले तो देखते हैं कि टीएमएस क्यों यूज हुआ, फिर देखेंगे किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है और क्यों टीएमएस को यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करूं मैं टीएमएस यूज क्यों हुआ। देखो तुम देख रहे होंगे कि इसमें 3 3 6 3 9 3 12 प्रोटोन है। 12 प्रोटोन मतलब हाई नंबर ऑफ प्रोटोन है, हाई नंबर ऑफ प्रोटोन है। हाई नंबर ऑफ प्रोटोन होने की वजह से क्या होगा? मेरा सिग्नल क्लियर आएगा। सिग्नल क्या आएगा? क्लियर आएगा। प्लस वेरी लेस अमाउंट रिक्वायर्ड,
वेरी लेस अमाउंट रिक्वायर्ड। आपको पता होगा पॉपुलेशन डेंसिटी जब मैंने पढ़ाया था एक फैक्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इनिशियल लेक्चर में, तो उस पॉपुलेशन डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड करता है, और अमाउंट इसके कम अमाउंट में ही ज़्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो मतलब ये बहुत अच्छे सिग्नल देगा बहुत कम अमाउंट पे, इसलिए टीएमएस मेरा बहुत अच्छा रेफरेंस है। दूसरा, प्रोटॉन्स आर क्या लेस डीशील्डेड, या बोल दूं प्रोटॉन आर परफेक्टली अरेंज्ड। अरेंज्ड का मतलब क्या है यहाँ, शील्डेड और डीशील्डेड, शील्डेड और डीशील्डेड, कि जितना मुझे चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डीशील्डेड या शील्डेड है। शील्डेड ही होंगे क्योंकि एसआई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसआई क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किससे, कार्बन से क्या होती है, कम होती है। आगे बात समझ में, तो क्या होगा बेसिकली, क्या होगा, मैं शील्डेड ही होगा, पर इसको हम बोलेंगे अरेंज, बेसिकली शील्डेड, ठीक है। तो इसके लिए भी तीसरा है टीएमएस जो होता है हाईली इनर्ट इन नेचर होता है, हाईली इनर्ट इन नेचर, मतलब कोई भी कंपाउंड होगा उससे रिएक्ट भी नहीं करता, नॉन रिएक्टिव होता है। तो बहुत बढ़िया, अगर किसी से रिएक्ट कर दिया, पता चला हमने डाली ए स्पीसीज और टीएमएस ने उससे रिएक्ट कर लिया, बी स्पीसीज के सिग्नल मिल रहे हैं, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए था ना। तो टीएमएस उस मामले में भी बहुत अच्छा है कि किसी से रिएक्ट भी नहीं करता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, इनर्ट है। फोर्थ क्या है, अब टीएमएस कंपाउंड में ही नैरो कर है, तो टीएमएस क्या है, हाईली वोलेटाइल भी है, हाईली वोलेटाइल इन नेचर है, वोलेटाइल इन नेचर है। हाईली वोलेटाइल इन नेचर है क्या है, मतलब बहुत कम, लो मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, कि हल्का सा टेम्परेचर दो तो मेरे कंपाउंड से बाहर भी निकल जाएगा। भाई मैंने कंपाउंड को क्या करा, अपना ऑब्जर्व कर लिया, अगर मुझे टीएमएस को बाहर भी करना हो तो हल्का सा टेम्परेचर दो, टीएमएस इतना वोलेटाइल है कि हल्के से टेम्परेचर से भी बाहर निकल जाएगा। दीज 4 कंडीशंस मेक टीएमएस वेरी गुड इंटरनल रेफरेंस, टीएमएस को बहुत अच्छा इंटरनल रेफरेंस बताती हैं ये 4 कंडीशन। किसके लिए, 1H NMR हो चाहे वो मेरा, चाहे वो 13C NMR हो, बाकी टाइप ऑफ NMR में जैसे फॉस्फोरस NMR हो गया, फ्लोरीन NMR हो गया, उनमें अलग अलग इंटरनल रेफरेंस लिए जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा, जब जरूरत होगी, ठीक है। तो टीएमएस में क्या लिया जाता है, 1H NMR और 13C NMR के लिए बहुत अच्छा इंटरनल रेफरेंस है, ठीक है। ये तो मेरी, अगर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स किसी रेफरेंस में फॉलो हो रही हैं तो समझो वो बहुत अच्छा रेफरेंस है। अब देखते हैं टीएमएस किस टाइप के लिए। मैंने बताया कि इंटरनल एक्सटर्नल रेफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये मैटर करता है कि मैं किस चीज को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, और मैंने यहाँ टीएमएस को बताया, तो मैं उल्टा देख लेता हूँ कि टीएमएस किस के लिए सुटेबल रेफरेंस है और कौन सा सॉल्वेंट, या बोलूँ मैं एक्सटर्नल रेफरेंस टीएमएस वालों के लिए यूज हो सकता है। मैंने कहा आओ बहुत अच्छा जानते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं टीएमएस की बात करूँ, टीएमएस क्या है, मेरा एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड है, बेसिकली पोलर नहीं है ना, इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, परफेक्टली नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो टीएमएस यूज्ड ओनली फॉर नॉन पोलर कंपाउंड एनालिसिस, नॉन पोलर कंपाउंड एनालिसिस, सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड की एनालिसिस के लिए ही क्या होगा, मेरा टीएमएस एज रेफरेंस यूज होगा, ठीक है। अब इसके लिए जब ये मुझे पता चल गया टीएमएस किसका रेफरेंस है, नॉन पोलर कंपाउंड्स का रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है, नॉन पोलर कंपाउंड का रेफरेंस है। तो नॉन पोलर कंपाउंड के लिए एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होगा। अब एक्सटर्नल रेफरेंस जनरली सॉल्वेंट होगा, और जो सॉल्वेंट होते हैं या एक्सटर्नल रेफरेंस होते हैं ये ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट होते हैं, ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट मतलब इनमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन किससे, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होती है। तो नॉन पोलर ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट चाहिए होंगे। नॉन पोलर ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो हम कोई सा भी एक्सटर्नल रेफरेंस या नॉन पोलर ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। क्या पहला यूज कर सकते हैं CdCl3, जनरली आपने लिखा भी देखा होगा, NMR स्पेक्ट्रा देखा होगा। तो दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, ये भी यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं,
और भी बहुत सारे कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं, जैसे क्या, अगर मैं बात करूं ये भी यूज कर सकते हैं CD3CN, इस टाइप के ड्यूटेटेड सॉल्वेंट भी हम यूज कर सकते हैं। सोचो, ये तो मैंने बताया कि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए यूज करने हैं, ये सॉल्वेंट भी, ये भी नॉन पोलर कंपाउंड के लिए, TMS भी किसके लिए, नॉन पोलर कंपाउंड के लिए। क्या पता मुझे किसी पोलर कंपाउंड का क्या करना हो, मुझे वो निकालना हो, क्या कहते हैं, NMR करना हो, तो पोलर सॉल्वेंट के लिए क्या मेरे भाई, क्या मेरे इंटरनल रेफरेंस है, क्या मेरे सॉल्वेंट है, और वो भी जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं पोलर सॉल्वेंट्स की, पोलर कंपाउंड की, तो पोलर कंपाउंड में जनरली हम क्या करते हैं, इंटरनल रेफरेंस की बात करूं तो मैं इंटरनल रेफरेंस की बात करूं तो देखो TMS को इसमें मॉडिफाइड किया जाता है। TMS क्या होता है, CH3SI CH3 CH3 CH3। अब इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं, कैसे, CH2 CH2 CH2, ठीक है, SO3 माइनस Na+, ठीक है। ये सल्फोनिक सॉल्ट, ये सल्फोनिक सॉल्ट क्या होता है, ये सल्फोनिक सॉल्ट यूज होता है इंटरनल रेफरेंस फॉर, इंटरनल रेफरेंस इन NMR फॉर 1H। NMR कौन कौन से में, 1H या 13C में, 13C फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, फॉर पोलर। इसका अगर मैं नाम की बात करूं तो ये हो गया, क्या हो गया, ट्राई मिथाइल सिलाइल प्रोपेन प्रोपेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये भी बोल सकते हैं, प्रोपेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। या बोल सकते हैं ट्राई मिथाइल सिलाइल प्रोपेन सोडियम सल्फोनेट, ये भी बोल सकते हैं, सोडियम सल्फोनेट, ये भी हो गया। अब इसके लिए इंटरनल रेफरेंस तो ये हो गया। सॉल्वेंट की क्या बात करूँ मैं, पोलर कंपाउंड के लिए अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो क्या होगा, कोई भी ड्यूटेटेड पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, D2O टाइप। D2O एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ड्यूटेटेड पोलर सॉल्वेंट्स का, ठीक है। जनरली अब जितना केमिकल शिफ्ट का आप देखेंगे भाई, हम अपनी ऑर्गेनिक केमिकल शिफ्ट की तरफ ओरिएंटेड होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पढ़नी है 1H NMR में, उनकी तरफ ओरिएंटेड होंगे कि किस टाइप ऑफ प्रोटॉन की कितनी केमिकल शिफ्ट होती है। उससे पहले बस मैं 3-4 एग्जाम्पल देख लेता हूँ, किसके, ये क्वेश्चन देख लेता हूँ कि केमिकल शिफ्ट अगर मेजर करने को आए PPM से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट या फ्रीक्वेंसी से PPM में, तो वो जान लेता हूँ। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट बच्चों को पता होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल सॉल्वेंट कैसे लेते हैं। हर एक के लिए TMS नहीं लिया जा सकता, पोलर के लिए जैसे ये लिया जाता है, ठीक है। तो आओ वो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। तो भाई अभी ये 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम शिफ्ट कैलकुलेशन के, फिर अपने चलेंगे हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिक 1H NMR में ऑर्गेनिक सिग्नल्स की तरफ कि किस रेंज में कौन सा सिग्नल होता है, उसके भी 2 मेथड बनाऊंगा, ठीक है। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 2 सिग्नल 1 at 3 ppm। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये TMS है, TMS का 0 ppm पर होगा। पहला सिग्नल एक 3 ppm पर दे रहा है और दूसरा सिग्नल एक दे रहा है 5 ppm पर। कितने पे, 5 ppm पर है और एक 3 ppm पर है। कैलकुलेट करनी है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू, दोनों की प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। इफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज 500 मेगाहर्ट्ज, मतलब उसने इंस्ट्रूमेंट दे रखा है कितने का, 500 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। तो मेरी स्पेक्ट्रोस्पेक्टर की फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज कितनी हो जाएगी, 500 हर्ट्ज हो जाएगी। एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। तो भाई ये 3 ppm वाले का केमिकल शिफ्ट की लिख लो, इज इक्वल टू कितना होता है, डिफरेंस ऑफ प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रोटॉन, अगर मैंने इसको A मान लिया इसको B मान लिया, तो A की केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू A की प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS अपॉन में, क्योंकि भाई यही तो होती थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है TMS से जितनी गिवन होती है, ठीक है, तभी तो आएगी TMS से इतनी ज़्यादा।
ठीक है। और नीचे आएगी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर इन हर्ट्ज, तो ये 500 मेगा हर्ट्ज को किसमें लिख दूंगा, 500 हर्ट्ज में। अब ये कितना है 3 ppm, 3 × 500, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, TMS से TMS कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी आ जाएगी, A, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जनरली कितनी आएगी, 5 थी है, 1500 हर्ट्ज। 1500 हर्ट्ज किससे ज़्यादा आ जाएगी, ये ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1500 हर्ट्ज कितनी है, मोर देन TMS है, मोर देन TMS की फ्रीक्वेंसी से 1500 हर्ट्ज मोर है। अगर मैं B की बात करूँ तो B में सिंपली इसकी जगह B की 5 पुट कर दो, क्या पुट करना है, बस इसकी जगह 5 पुट करना है। तो अगर मैं B की बात करूँ, B प्लस TMS माइनस ऑफ TMS अपॉन में 500 हर्ट्ज, ठीक है। और बस इसकी केमिकल शिफ्ट की और B की जगह कितना पुट करना है मुझे, 5 पुट करना है। 5 × 500 हर्ट्ज इक्वल्स टू प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B 5 पंजे 2500 हर्ट्ज। B की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2500 हर्ट्ज। दोनों के बीच का डिफरेंस भी कैलकुलेट करने को बोलता है। 2500 हर्ट्ज का मतलब है 2500 हर्ट्ज मोर देन TMS, मोर देन TMS से 2500 हर्ट्ज ज़्यादा। दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B माइनस प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B माइनस 2500 माइनस इसकी कितनी आई थी, 1500, तो 1000 हर्ट्ज कितना आ गया, दोनों के बीच की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने 2 पार्ट दिए हैं, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं यार, मतलब देखो ऐसे भी समझ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन कि मुझे 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट दिया था ना, तो ये समझ लो कि 1 ppm किसके इक्वल हो गया, सिंपल सी इसको हर्ट्ज में लिख दो। 1 ppm किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, 500 हर्ट्ज के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 500 हर्ट्ज के हो गया, सिंपल एक बात है। तो इसमें हमें एक 3 ppm दिया था, तो 3 ppm किसके इक्वल हो जाएगा, 5 या 1500 हर्ट्ज के प्लस मोर देन TMS की फ्रीक्वेंसी तो ऐड करेंगे, लेकिन वो तो हमें अंडरस्टूड होता है, वो लिखते ही नहीं है, ठीक है। और 5 ppm की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 5 × 500, तो सिंपल सी बात है कितनी हो जाएगी, 2500 हर्ट्ज, मतलब 2500 हर्ट्ज मोर देन TMS, ठीक है, मतलब वो अंडरस्टूड है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, μB माइनस μB, 2500 माइनस 1500 कितना आ जाएगा, 1000 हर्ट्ज। दिस इज डायरेक्ट, जितने का इंस्ट्रूमेंट हो। अब अगले में डायरेक्ट करके अप्लाई करके देखते हैं, डायरेक्ट तरीका। उसने बोला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गिव्स 2 सिग्नल विद प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, 1200 हर्ट्ज का डिफरेंस है एट 400 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने बोला कि 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, तो सिंपल सी बात होगी कि 1 ppm 400 हर्ट्ज के इक्वल है। डायरेक्ट 2 सिग्नल दे रखे हैं A और B, दोनों के बीच का डिफरेंस 1200 हर्ट्ज आ रहा है, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। अब देखो 1200 हर्ट्ज में कितने ppm आते हैं, 1200 हर्ट्ज में कितने ppm आते हैं, 1200 हर्ट्ज में कितने ppm आते हैं भाई मेरे, 400 से डिवाइड कर दो 400 हर्ट्ज से, तो कितने आएंगे, 3 ppm, मतलब 3 ppm का डिफरेंस है। अगर कोई सिग्नल x ppm पर है तो दूसरा सिग्नल x प्लस 3 ppm पर होगा, ठीक है, ऐसे होगा, मान लिया मैंने। अब लेकिन उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एट 300 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट पर। 300 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट पे प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बताना है। देखो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाए, ppm में वैल्यू चेंज नहीं होती है, ppm में शिफ्ट केमिकल शिफ्ट कांस्टेंट रहेगी, हम बाद में भी देखेंगे। सिर्फ क्या चेंज होएगा, देखो 400 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में 1 ppm 400 हर्ट्ज था, वहीं अब अगर मेरा 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो 1 ppm किसके इक्वल आ जाएगा, 300 हर्ट्ज के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 300 हर्ट्ज। तो डिफरेंस कितना था मेरे में, 303 ppm का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 ppm का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस अब भी 3 ppm का रहेगा, पर अब हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंस इन प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, कितना, ये 300 मेगाहर्ट्ज का 1 ppm है, 3 ppm का डिफरेंस है अभी, और इंटू 300 यानी कितना आ जाएगा, 900 हर्ट्ज आएगा, बिना कुछ करे, सिंपल सी कि 900 हर्ट्ज अब इन दोनों के बीच का प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। तो पहले का आंसर 900 हो गया, और इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करो, क्योंकि भाई वहां तुम्हें बेसिकली क्या करना है, नंबर अटेन करने हैं मिनिमम टाइम में, ठीक है। अब इफ उसने बोला है कि एक सिग्नल अपेयर हो रहा है 2 ppm पर, देन कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ सेकंड सिग्नल इन 400 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट में। आओ वो यहीं पहुंच गया,
ठीक है, अभी हमने देखा था कि 1 ppm 400 हर्ट्ज के इक्वल है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1200 हर्ट्ज है, यानी 3 ppm है। उसने वही बोल दिया कि अगर एक सिग्नल A 2 ppm पर आ रहा है तो दूसरा सिग्नल B कितने पर आएगा? भाई 3 का डिफरेंस है, या तो 2 + 3 होगा या क्या कंडीशन बनेगी 2 - 3 यानी -1 ppm, जो दैट इज रियरली पॉसिबल, जो गलत है, नहीं हो सकता क्योंकि ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B की क्या हो जाएगी 3 ऐड कर देंगे, B की फिर कितनी हो जाएगी केमिकल शिफ्ट 5 ppm हो जाएगी। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, केमिकल शिफ्ट ऑफ सेकंड की ppm कितनी 5 ppm का आंसर हो जाएगा। पुट करके देखोगे लॉन्ग मेथड में यही आएगा, वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम कर देखना। ठीक है, अब इसके बाद हम पर्टिकुलर प्रोटॉन पर चलेंगे। 1H NMR में किस पर्टिकुलर प्रोटॉन की कितनी केमिकल शिफ्ट रेंज होती है। थैंक यू सो मच।